हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपने, इस शब्द से ही जैसे पता चलता है कि वे स्मृतियाँ जो सांवली पड़ गई हैं, वो यादें जो अतीत की घनी घटाओं में कहीं छिप सी गई हैं, उन स्मृतियों को पुनः प्रत्यक्ष में लाने का प्रयास करना सांवले सपनों की याद पाठ इस प्रयास की एक रूपरेखा है। सांवले सपनों की याद का मतलब यह भी हो सकता है कि वे सपने जो मुरझा गए हैं, जो सांवले पड़ गए हैं, जो मृत्यु के अंधकार में समाहित हो गए हैं, उन्हें फिर से याद करने की, जीवंत करने की कोशिश करना। सांवले सपनों की याद सालिम अली की स्मृति में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली, जिन्हें पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जिनका पक्षियों से विशेष लगाव था, पक्षियों के सुख दुख, उनकी जीवन शैली, उनके भाव विचार, उनके क्रियाकलाप, उनकी देख रेख के ऊपर जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, वे सालिम अली अब वे नहीं रहे। जाबिर हुसैन जी ने उनकी स्मृतियों को फिर से प्रकाश में लाने का श्लाघनीय प्रयास किया है। जाबिर हुसैन के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नौनहा, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, जैसा कि इसमें उल्लिखित है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू भाषा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था तथा अंग्रेजी, 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ वे लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला, बीबी का माजरा, मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी इत्यादि, ये प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। आम आदमी की पीड़ा, संवेदना, उनकी जीवन शैली, उनकी दशा दुर्दशा, सुख दुख, उन्होंने इसे अपने लेखन का विषय बनाया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ, उनके संस्मरण, उनके रेखा चित्र बहुत चर्चित है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीनतम है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमें सांवले सपनों की याद के रूप में देखने के लिए मिलता है। उसकी भाषा शैली, उसके शब्दों के बुनाव, कल्पनाशीलता और काव्यात्मक भाषा शैली के प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तुत पाठ 1987 के जून में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपनों की याद संस्मरण साहित्य की संस्मरण विधा में लिखा गया एक लेख है। उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस संस्मरण के अंतर्गत यहाँ भाषा की रवानी का मतलब होता है भाषा का फ्लो, एक काव्यात्मक प्रवाह, कल्पनाशीलता,
और विचारों को अभिव्यक्त करने की एक सुंदर शैली, अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। सालिम अली की अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो कला है वह हृदय को कहीं न कहीं बहुत गहरे तक स्पर्श करती है। सालिम अली एक बड़े पक्षी प्रेमी के रूप में विख्यात हुए थे। उनके विषय में ढेर सारे संस्मरण हमें इस देश में देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलते हैं। सालिम अली जंगल में घूमते हुए अपने गले में एक दूरबीन लटकाए रहते थे। उनकी आंखें हमेशा जंगल की ओर किसी शून्य की तलाश में, किसी दूर देश में खोई रहती थी। पक्षियों का प्यार, पक्षियों की संवेदना उनकी आंखों में समाई हुई थी। एक गहन गहराई देखने से परिलक्षित होती थी। पक्षियों का परिवार ही उनका परिवार था। उनके सुख दुख, उनकी संवेदना, उनकी भाषा, उनकी विचाराभिव्यक्ति को उन्होंने बड़े करीब से, बड़े गौर से देखा था। आइए सीधे हम चलते हैं सांवले सपनों की याद विषय पर। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, एक भीड़ मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। अर्थात कहने का मतलब है स्मृतियों का एक हुजूम सांवले सपनों सालिम अली के साथ अब स्मशान की ओर अग्रसर है, मौत की वादी की ओर जा रहा है। सालिम अली इस संसार से विदा होकर के, इस संसार को छोड़ करके, पंचत्व में विलीन होकर के अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर हैं। कोई रोक टोक सके यह कहाँ असंभव है। और ऐसा व्यक्ति जो संसार को छोड़ करके जा रहा है, उसे रोकना कैसे, कहाँ तक संभव है, अर्थात यह असंभव है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। इस भीड़ में सबसे आगे सालिम अली हैं, चार कंधों पर सवार, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, अपने ही कंधों पर किसी सैलानी की तरह, किसी तीर्थाटानियों की तरह, किन्हीं तीर्थाटानी की तरह, किसी सैलानी की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। उनका अंतहीन सफ़र, उनकी स्मृतियों का, उनकी खोजों का, उनके विचारों का, उनके पक्षी प्रेम के अंतहीन जगत, अंतहीन स्मृतियों का बोझ उठाए वे मौत की वादी की ओर अग्रसर हैं, मृत्यु की वादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन यह सफ़र अलग किस्म का सफ़र है। और सारा सफ़र तो जीवन का सफ़र था, और ये सफ़र एक अंतहीन सफ़र है। ये मृत्यु की अंतहीन यात्रा है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, लोगों के बीच में अपने जुनून के साथ, पक्षी प्रेम के साथ जीवन यापन करना, अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहना, और उसके बाद यह आखिरी पलायन है। वह अंतिम बार अब वो इस दुनिया से जा रहे हैं, सदा सदा के लिए जा रहे हैं। यह उनका आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जिसने उस पक्षी की तरह उन्होंने इस संसार से आखिरी विदाई ले ली, जो अपने समस्त गीतों को गाने के बाद, आखिरी गीत गाने के बाद इस संसार से सदा सदा के लिए कहीं अदृश्य में खो जाता है, कहीं विलुप्त हो जाता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा न गा सकेगा। कोई चाहे अपने दिल की हरारत दे दे, अपनी सांसें दे दे, अपनी धड़कनें दे दे, अपने प्राण ही क्यों न दे दे, लेकिन यह संभव नहीं है कि उस पक्षी को दोबारा फिर से जागृत किया जा सके, उसे फिर से चैतन्य किया जा सके। यह कहाँ संभव है। मुझे नहीं पता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
मुझे नहीं मालूम। यह पक्षी जो अपने जीवन की अनंत यात्रा से अपने जीवन की यात्रा से थक कर के सो गया है, जो अपने आखिरी गीत आखिरी स्वप्न को गा कर के सो गया है, वह उसे कोई जगाना चाहेगा, मैं नहीं जानता। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। पक्षियों को देखने के लिए पक्षियों की संवेदनाएं चाहिए। पक्षियों का दर्शन आँखों के देखने में पक्षियों की सी दृष्टि चाहिए। उनकी पीड़ा को समझने के लिए उनकी तरह होने में ही उनकी पीड़ा को समझ सकना संभव है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को जो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। जंगल, प्रकृति, झरने, नदियों और आबशारों की पीड़ा को यदि समझना हो तो हमें उनकी तरह ही हो करके उन्हें देखने में, उन्हें समझा जा सकता है। मनुष्य की दृष्टि उन्हें देखने में संभव नहीं है, क्योंकि मानव जब तक उनकी संवेदना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक उनकी जीवन की गहराइयों में, उनके चैतन्य में नहीं उतरेगा, तब तक उनकी पीड़ा को समझ पाना या किसी की पीड़ा को समझ पाना असंभव है। उसके तरह होकर ही उसकी पीड़ा को जाना जाया जा सकता है। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जल में मिथक का नाम है सालिम अली। अनुभव की इसी उबड़ खाबड़ ज़मीन, जीवन के गहनतम अनुभव की, जीवन के सहजतम अनुभव की इसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली के हृदय में ये सारी स्मृतियाँ, जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के सुख दुख सभी समाहित हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे। लेखक यहाँ सालिम अली की संस्मरण के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को याद कर रहा है। कृष्ण के साथ सालिम अली का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि पता नहीं ऐसा कब हुआ था। हाँ, हमने सुना है कि कभी गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कभी कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, भांडे फोड़े थे, यह पता नहीं। लेकिन हमने सालिम अली को तो देखा था। हमने सालिम अली के बेहद आकर्षक व्यक्तित्व को देखा था, एक सरल सौम्य रूप को देखा था। उनकी आंखों में हमने आकाश को देखा था, उनकी आंखों में संवेदना के विस्तार को देखा था, प्रकृति के प्रति अपनत्व की भावना को देखा था। सालिम अली के बारे में आगे लेखक कहते हुए चलता है, सालिम अली ने पक्षियों के विषय में काफ़ी शोध किए, काफ़ी मूल्यवान विचार दिए, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी अपने पक्षी के प्रेम के प्रति। आगे वह सालिम अली की चर्चा करते हुए कहते हैं, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे कृष्ण ने। वह पता नहीं कब हुआ था ऐसा सब कुछ, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज कर देने वाले अंदाज से बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यह पता नहीं कब हुआ था। हाँ, हमने ऐसा सुना है कि ऐसा कभी हुआ था। पता नहीं यह सब कुछ कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। नदी का सांवला पानी, नदी का सांवला पानी कृष्ण की सांवली स्मृतियों को याद दिला देगा। नदी का सांवला पानी
जो कृष्ण की स्मृतियों से सराबोर है वह कृष्ण के सारे रहस्य को खोल करके रख देगा। आज भी उस सांवले पानी में कृष्ण की सांवली स्मृतियाँ समाई हुई हैं, सांवले कृष्ण की यादें समाई हुई हैं। पर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज के ढलने से पहले जब वाटिका माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में वो यहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। ऐसा महसूस होता है आज भी वृंदावन में, आज भी यमुना के कछारों में, आज भी यमुना के वृक्षों की घनी झुरमुट में ये स्मृतियाँ जीवंत रूप में विद्यमान हैं। सालिम अली उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, न जाने ऐसा कब हुआ था, लेकिन वही स्मृतियाँ आज भी वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपनी रासलीलाएँ करी, वे स्मृतियाँ आज भी घनी रूप से वहाँ विद्यमान हैं। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? कृष्ण भले नहीं है, लेकिन आज भी कृष्ण की बांसुरी की अनुगुंज वृंदावन की वीथिकाओं में सुनाई देती है। वो रुंझुन आज भी उन गलियों में खोई हुई है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों की दुनिया में ये सारे जितने मिथक हैं, न जाने ऐसे लोग कभी हुए थे। अगर ये मिथक हैं तो सालिम अली पर जरा एक नज़र डाली जाए कि ऐसा भी एक व्यक्ति कभी हुआ था जिसने पक्षियों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था, जिसने पक्षियों की भाषा को समझा था, जाना था, उनके दर्द को महसूस किया था, उनके हृदय को पढ़ा था। उम्र की सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। सालिम अली की मृत्यु का कारण कैंसर की खतरनाक बीमारी थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मौत चाहकर भी उनकी आंखों में वह जो चमक पक्षी प्रेम की थी वह नहीं छीन पाई। मौत चाहकर भी हजार कोशिश करने के बाद उनकी आंखों में वे जीवंतता मौत के बाद भी बरकरार रही जो पक्षियों के प्रेम की जीवंतता थी। वो संवेदना मरने के बाद भी उनकी आंखों से विलुप्त नहीं हुई। मौत भी उनसे उस संवेदना को, उस चैतन्यता को न छीन सकी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनके गले में वो जो दूरबीन पड़ी रहती थी मौत के बाद ही उतरी। उनका जुनून हमेशा उनके साथ रहा। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई दुनिया में हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। जब एकांत क्षणों में कभी वो होते थे तो वो कभी कभी बिना दूरबीन के भी होते थे। विश्राम के समय में दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन, झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, जो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण आकाश को अपने आप में समाहित कर लेने का विश्वास रखता है। ऐसी आँखें, उनकी आँखों में जैसे आकाश का अनंत विस्तार समाहित था। उनकी आँखों में जैसे प्रकृति की गहन भावदशा समाहित थी। उनकी आँखों की गहराई इतनी विलक्षण थी, उनकी आँखों का सौंदर्य अप्रतिम था।
दूर छित तक फैली ज़मीन, झुके आकाश को छूने वाली उनकी नज़र, उनके दर्शन का ऐसा विस्तार था, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है उनकी आँखों का यह विस्तार। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति को प्रभाव में लाने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनके लिए प्रकृति में हर जगह खुशी ही खुशी थी, हर जगह आनंद ही आनंद था, हर जगह प्रफुल्लता व्याप्त थी। हंसते हुए फूल थे, लहलहाती हुई वल्लरियाँ थी, पेड़ पौधे थे, झरने थे, नदियाँ थी। प्रकृति हर जगह प्रसन्न ही दिखाई दे रही थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इनके गढ़ने में सालिम अली का बहुत हाथ था। हमेशा किसी लंबी यात्रा पर पक्षियों के प्रेम की तलाश में, उनकी संवेदना की खोज में वे अथक यात्री की तरह चलते रहते थे। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी उनके कार्य में। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। इतने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के सालिम अली के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। साइलेंट वैली के सौंदर्य को रेगिस्तानी हवाओं से आने वाली गर्मी के कारण जो पीड़ा होती है, उससे बचाने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से निवेदन किया था। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पहली बूंद के असर को जानने वाले नेता थे, मतलब ज़मीन के नेता थे। वह धरती की संवेदना को पढ़ सकने वाले, समझ सकने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो इस सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय? आज सालिम अली नहीं है, आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह। कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब ऐसा कौन बचा है जो नए भारत का संकल्प लेने का संकल्प रखेगा, जिसके हृदय में देश के प्रति गहरी आस्था होगी, गहरी श्रद्धा होगी, देश ही जिसकी चेतना में समाया होगा, देश ही जिसकी आंखों में समाया होगा, देश ही जिसका सब कुछ होगा? ऐसा कौन बचा है? अब हिमालय की, लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, ऐसा कौन बचा है? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो अपनी आत्मकथा का उन्होंने नाम दिया है, मतलब एक गौरैये की मृत्यु। खुद को उन्होंने इसमें स्पैरो कहा है, एक पक्षी, एक गौरैया। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी से लोगों ने आकर के अनुरोध किया कि वह लॉरेंस के बारे में, अपने पति के बारे में कुछ लिखे, कुछ संस्मरण जो उनके पति के बारे में उनके पास हैं उन्हें लिखे, ताकि औरों के पढ़ने में, औरों की जानकारी का विषय बन सके और लोग भी D.H. लॉरेंस के विषय में जान सकें। लेकिन फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया भी लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मेरी छत पर बैठी रहने वाली गौरैया भी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में जानती है। इस तरह से उन्होंने लॉरेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन
एक ही वाक्य में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जो कि किसी किताब के सारे वर्णन से भी अधिक है, किसी व्याख्या से भी अधिक है। तहमीना, ये नाम था जाबिर हुसैन की पत्नी का। तहमीना ने भी जाबिर हुसैन की इस यात्रा में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। यह तहमीना ने उनके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपना अकथनीय योगदान भी दिया। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के बारे में बताती हुए कहती हैं कि शायद वह मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कितना असंभव है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उसके बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी, नीले कंठी वाली गौरैया, जिसकी गहन संवेदना ने, जिसकी पीड़ा ने उन्हें एक बड़ा पक्षी वैज्ञानिक बना दिया। और वह पीड़ा उन्हें जीवन के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। पक्षी प्रेम के मार्ग पर वह पीड़ा संबल बन करके चली। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस की ही तरह सालिम अली भी नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे वो प्रकृति में विलीन होकर के प्रकृति के रूप में ही हो गए थे, प्रकृति के अनुरूप हो गए थे। पक्षियों के साथ जैसे उन्होंने अपनी चेतना को भी पक्षियों में समाहित कर दिया था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर के उतरे थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, मतलब प्रकृति की दुनिया में एक सीमित व्यक्तित्व बनने की बजाय, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सागर की तरह विस्तार दिया था, अपनी संवेदनाओं को विस्तृत किया था। जो लोग उनके प्रभावशाली स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी का मतलब होता है भ्रमणशीलता, से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है। जो लोग उन्हें जानते हैं, सालिम अली, जाबिर हुसैन सालिम अली के बारे में उनके पक्षी प्रेम की वकालत करते हुए, उनकी पक्षी प्रेम की ऊंचाइयों की चर्चा करते हुए कहते हैं, उनके पक्षी प्रेम को और प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए कहते हैं कि जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सालिम अली कहीं से निकल आएंगे, अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए, अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ वो अभी कहीं से चले आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अपनी गहनतम संवेदना को व्यक्त करते हुए जाबिर हुसैन कहते हैं, जब तक वो नहीं लौटते, ऐसे व्यक्ति, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जाबिर हुसैन जब तक अपने नतीजों के साथ नहीं लौटते, तो क्या मान लिया जाए कि वे चले गए हैं? क्या मान लिया जाए कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है? मेरी आंखें नम हैं। नहीं, आज भी उनकी आत्मा जहाँ भी होगी पक्षी प्रेम के प्रति समर्पित होगी, पक्षियों के परिवार के बीच समर्पित होगी। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम आओगे ना, तुम आओगे ना। लेखक इस पाठ के अंत में कहता है, अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए, सालिम जाबिर हुसैन के प्रति अपने हृदय की गहनतम श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए लेखक कहता है, मेरी आंखें नम हैं तुम्हारी स्मृति में, तुम्हें याद करके। सालिम अली, तुम लौटोगे ना, तुम वापस आओगे ना, किसी रूप में तो आओगे, लेकिन आओगे तो ना। इस तरह से यह संपूर्ण विश्लेषण रहा सांवले सपनों की याद का, जिसका केंद्रीय व्यक्तित्व है
सालेमली। यह संस्मरण शैली में लिखा गया लेख है, जैसा कि आपको हमने बताया। तो हमें उम्मीद है कि इसका यह विश्लेषण आपको समझ में आएगा। शेष आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।